हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमने जो अपनी ये सीरीज़ स्टार्ट की थी फॉर सीएमए फाउंडेशन सितंबर 2020, उसमें आज हम लोग अकाउंट्स डील करेंगे। अकाउंट्स की ऑलरेडी हमने एक क्लास अपलोड की हुई है एंड आज अकाउंट्स की लास्ट क्लास है। रीज़न बीइंग आज हम लोग 25 क्वेश्चंस नहीं, मोर देन 25 क्वेश्चंस डील करेंगे अकाउंट्स में। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द ईयर बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट और डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। अगर हम बैड डेट रिकवर्ड की बात करें तो नो डाउट ये हमारी इनकम है, और अगर इनकम है तो हम पीएल में कहाँ डालते हैं? क्रेडिट साइड, दैट इज बाई साइड, बाई बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड मतलब कि इतना पैसा जो हमने पिछले साल सोचा था कि डूब गया, वो इस साल रिलीज हो गया, या फिर कह लो कि इस साल रिसीव्ड हो गया। तो बट ऑब्वियस आंसर होगा सी, क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। नेक्स्ट, एज रिगार्ड्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लीगेसी शुड बी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लीगेसी मतलब क्या होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लीगेसी का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को तब मिलता है जब कोई पर्सन अपनी विल में ये मेंशन करके जाए कि मेरी डेथ के बाद मेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे दी जाएगी। तो अगर एज पर विल किसी पर्सन से आपको कुछ रिसीव हो रहा है तो उसको हम कहते हैं लीगेसी। अब बट ऑब्वियस लीगेसी जैसी अमाउंट तो साल में एक या दो बार ही मिलने वाली है, क्योंकि हर कोई तो अपनी विल में सब कुछ डोनेट करके नहीं जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज्ड। कि आप लीगेसी को क्या करते हो? कैपिटलाइज करते हो, दैट इज बैलेंस शीट में आप दिखाते हो लायबिलिटी साइड लीगेसी। क्लियर? नेक्स्ट, sales of 6570 is recorded in the sales book as 6750. Such error is known as error of principal, error of omission, error of commission और compensating error। देखो, error of principal तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम रेवेन्यू को कैपिटल की तरह और कैपिटल को रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट करते हैं। error of omission भी नहीं है, omission मतलब भूल जाना। compensating error भी नहीं है, compensating error मतलब अगर एक डेटर है ए और एक डेटर है बी, तो ए की जगह आपने बी की बुक्स में उसको उस अमाउंट को डाला हो, डेबिट या क्रेडिट वॉटएवर जो भी करना है वो आपने दूसरे की बुक्स में की हो। तो बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा? एरर ऑफ कमीशन। क्योंकि एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या होता है? टोटलिंग एरर होता है या फिर कैरी फॉरवर्ड एरर होता है। तो यहाँ पे आपने गलत अमाउंट कैरी फॉरवर्ड की है, तो इस तरह के एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो COGS का फॉर्मूला दिया है, पहले वो हम लोग लिख लेते हैं। COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस ऑप्शन में ये सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन सी, COGS इज इक्वल टू परचेजेस, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। Next, provision for bad debt is made as per the entity concept, conservatism concept, cost concept और going concern concept। बट ऑब्वियस इसका आंसर होगा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का रूल ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई लॉस होने वाला है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस, तो वो उसके लिए आज ही प्रिपरेशन करती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन। बट अगर कंपनी को किसी तरह का कोई गेन होने वाला है तो वो इसको आज के टाइम पे इग्नोर करती है, एंड फ्यूचर में जब वो गेन अराइज होगा तभी उस गेन के बारे में कंपनी को कुछ डिसाइड करना होता है। तो ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ही तो है जहाँ पे ये बोला गया है कि आप हर एक एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉस के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को रेडी करोगे। क्लियर? नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बट ऑफ इस बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में हमने पहले भी बताया था कि इस साइड कैपिटल एक्सपेंडिचर शो करते हैं और इस साइड कैपिटल रिसीट शो करते हैं।
अब तुम लोग बोलोगे कि मैम ये तो असेट साइड है, तो फिर ये खर्चा कैसे? खुद सोचो, अगर मान लो हम मार्केट से एक मशीन खरीद के लाते हैं, मान लो मशीन है 10 लाख की, तो हमें तो 10 लाख पे करना पड़ रहा है ना, और उस पेमेंट के बदले हमें अगले 3-4 साल फ़ायदा मिलने वाला है, तो खर्चा ही तो हुआ। तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल क्यों? क्योंकि वो रेकरिंग नेचर का नहीं है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके असेट और लायबिलिटी में चेंजेस होगा। तो आंसर हो जाएगा ए, बैलेंस शीट। नेक्स्ट, import duty of raw material purchased is a revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure or none of the above? A, revenue expenditure. reason being import duty किस पे लगा है? रॉ मटेरियल पे लगा है। और रॉ मटेरियल मतलब जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि रेकरिंग नेचर का है। अगर रॉ मटेरियल की जगह मशीन होती और मशीन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगती तो हम उसको कैपिटलाइज करते, बट क्योंकि रॉ मटेरियल एक रेवेन्यू आइटम है इसीलिए उस पर जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको भी हम कहाँ डालेंगे? रेवेन्यू में। दैट इज ए। क्लियर? नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। देखो ये कॉरपोरेशन अकाउंट है ना, पहली बात तो ये पर्सनल अकाउंट होगा, ये तो श्योर है हम। क्यों? क्योंकि LIC कभी भी आप देखोगे तो किसी ना किसी के नाम से होगी। जैसे अगर हमने अपनी लाइफ पे इंश्योरेंस कराया है तो बट ऑब्वियस वो मेरे नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, तो किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो पर्सनल अकाउंट तो होगी। बट किस तरह की होगी? आर्टिफिशियल। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अकाउंट की तो हम बात करें किसी कंपनी के अकाउंट की। क्लियर है? तो रिप्रेजेंटेटिव होगा नहीं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव में हमने बताया था कि 4 चीज़ें होती हैं। नाम के आगे पहले, नाम के नहीं, स्पेशली एक्सपेंसेस के पहले क्या लगा होना चाहिए? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड। अगर ये 4 चीज़ है तब तो वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हुआ नहीं, आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। सिंपली अगर आप गुड्स ड्रॉ कर रहे हो तो एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और अगर कैश ड्रॉ करते तो ड्रॉइंग टू कैश, क्योंकि आप जो ड्रॉ करोगे उसको कम करना है। अगर आप गुड्स ड्रॉ कर रहे हो तो गुड्स को आपको कम करना होता है, और गुड्स कम करना मतलब परचेजेस अकाउंट कम करना। दैट इज डी। A cash book with discount and bank column is also called as single column cash book, 2 column cash book, 3 column cash book और petty cash book। 3 column cash book क्योंकि अगर कैश बुक है तो कैश अकाउंट तो होगा ही होगा, बट उसके साथ साथ बैंक कॉलम भी है और डिस्काउंट भी है, तो 3 कॉलम हो गया, जहाँ पे एक कॉलम कैश अकाउंट के लिए, एक कॉलम बैंक अकाउंट के लिए और एक कॉलम डिस्काउंट के लिए है। Next, the periodical total of returns inward day book is posted to debit of sales account, debit of sales return account, credit of sales return account और debit of debtors account। सबसे पहले तुमसे पूछा रिटर्न इनवर्ड डे बुक। रिटर्न इनवर्ड जो लौट करके वापस आ रहा है, मतलब जो हमने सेल किया होगा वही तो लौट के आएगा। तो ये कह रहा है कि सेल रिटर्न बुक का जो पीरियोडिकल टोटल है वो आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? बट ऑब्वियस वो हम ट्रांसफ़र करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट में, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड डे बुक है ना, तो डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करोगे। एंट्रीज की क्या होती है ये भी देख लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो पोस्ट कहाँ करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट में। क्लियर? इसीलिए यहाँ पे देखो डेबिट ऑफ डेटर्स अकाउंट लिखा, अगर क्रेडिट ऑफ डेटर्स अकाउंट लिखा होता तो वो भी करेक्ट आंसर होता। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, The process of transfer of entries from day book to ledger is known as, but ऑब्वियस पोस्टिंग ही बोलते हैं इसको, बट किस तरह की पोस्टिंग है वो भी देख लेते हैं, लेजर पोस्टिंग। नेक्स्ट, which financial statement represents accounting equation as assets is equal to liability plus owner's capital? Income statement, statement of cash flows, balance sheet, either A और B। बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में आप इस साइड एसेट दिखाते हो, इस साइड लाइबिलिटी और कैपिटल। Next, the depreciation account is closed at the end of the year by transfer to the
जर्नल रिजर्व अकाउंट, पीएल अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट और फिक्स्ड एसेट अकाउंट। बट ऑब्वियस पीएल अकाउंट, क्योंकि डेप्रीसिएशन है तो डेप्रीसिएशन अल्टीमेटली एक तरह का एक्सपेंस या लॉस है जिसको आप कहाँ ट्रांसफर करते हो, ईयर एंड पे पीएल अकाउंट में। रीजन बीइंग ये नॉमिनल अकाउंट है और जितना भी नॉमिनल अकाउंट होता है उसको हम कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करते बल्कि ट्रांसफर कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। नेक्स्ट, the original cost of the machine is 19 lakh, machine installation charges are 1 lakh, working life of the machine is 5 years and residual value is 40,000. If the depreciation is charged on a straight line basis, then fourth year depreciation will be। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे SLM पूछा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो चाहे फर्स्ट ईयर की बात करो चाहे फिफ्थ ईयर की बात करो, हर ईयर डेप्रीसिएशन तो सेम होगा। अब देखो, अगर हम लोग को डेप्रीसिएशन निकालना है, सबसे पहले ये 19 लाख क्या कॉस्ट है? नहीं, 19 लाख में ये भी 1 लाख ऐड करेंगे। रीज़न बीइंग कि ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट अगर स्टार्टिंग में लगी है तो उसको भी हम हमेशा कैपिटलाइज करते हैं। तो 20 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 19,60,000 डिवाइडेड बाई 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3,92,000। तो 3,92,000 फर्स्ट ईयर में भी डिप्रिसिएशन होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर साल डिप्रिसिएशन कितना होगा? 3,92,000। नेक्स्ट, whenever errors are noticed in the accounting records, they should be rectified at the time of preparation of trial balance without waiting the accounting year to end, after the preparation of final accounts in the next accounting year without waiting the accounting year to end। ये साल ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करेंगे बल्कि इसी साल कोशिश करेंगे कि हम उसका रेक्टिफिकेशन करें। नेक्स्ट, a purchase of 49,500 from Shiva was recorded in purchase book as 59,400. The profit would show। अब देखो, सिंपली हमने ये चीज़ पहले भी बताई है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, तो याद रखना ट्रेडिंग में इधर जितने भी आइटम होते हैं उनका जीपी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और इधर जितने भी आइटम होते हैं उनका जीपी के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर परचेजेस बढ़ा तो जीपी घटेगा और परचेजेस घटा तो जीपी बढ़ेगा। अब यहाँ देखो, परचेज हुआ था 49,500 का, पर वो बढ़ करके दिख रहा है। कितने से बढ़ करके दिख रहा है? डिफरेंस देख लो, 9,900 से परचेजेस बढ़ करके दिख रहा है। तो बट ऑब्वियस ग्रॉस प्रॉफिट घट के दिख रहा होगा, दैट इज अ डिक्रीज ऑफ 9,900। क्लियर है? नेक्स्ट, from the following details as certain the adjusted bank balance as per cash book, overdraft as per cash book is इतना, check received entered twice in the cash book, credit side of bank column cash short by 1,000 and bank charges entered twice। हमें क्या बताना है? adjusted bank balance as per cash book। तो जब आपको adjusted cash book बनाना होता है तो सिंपली आप इसको कैश अकाउंट के फॉर्मेट में बनाते हो, बाई साइड बैलेंस लिखोगे क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कितना? 1,60,000। अब कह रहा है चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। जो आपने चेक रिसीव किया था, आपको मिला था, वो आपने 2 बार डाला, तो 2 बार आपने डेबिट किया तो एक बार क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे। कितना? 10,000। फिर कह रहा है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कैश शॉर्ट बाय 1,000। अगर क्रेडिट साइड 1,000 से कम दिख रहा है तो बढ़ा दो 1,000 से, बाय कैश शॉर्ट 1,000। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 400 एंटर ट्वाइस। बैंक चार्जेस अगर 2 बार एंटर्ड हुआ है, ये कैश बुक है ना, यहाँ 2 बार एंटर हुआ है तो मतलब 2 बार क्रेडिट हुआ है तो एक बार डेबिट कर दे कैंसिल करने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 बैंक चार्जेस, कितना? 400। बस बैलेंस निकाल लो। देखो बैलेंस कितना आ रहा है? बैलेंस आएगा 1,70,600। That is answer will be D, 1,70,600। क्लियर है? नेक्स्ट, when credit balance as per पासबुक is a starting point, मतलब ये कैश बुक है, ये पासबुक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये है ऑफ अ BRS, देन बैंक चार्जेस आर। बैंक चार्जेस को उस केस में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टेड, एडेड, इधर ए और बी, नन ऑफ द अबव। अगर बैंक चार्जेस है तो बैंक चार्जेस इधर आएगा सबसे पहले, तो बट ऑब्वियस हम उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर पासबुक है और बैंक चार्जेस इधर हुआ है, डेबिट हुआ है, तो अगर हम मान रहे हैं कि वो यहाँ क्रेडिट ना हुआ हो तो सिंपली हम उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे पासबुक में, दैट इज बी। नेक्स्ट,
At the time of dishonor of an endorsed bill, which account would be credited by the drawee? BP account, drawers account, बैंक अकाउंट और बिल्स डिसऑनर्ड अकाउंट. सिंपली देखो पूछा किसकी बुक में, ड्रॉई की बुक में. लेट्स से तीन पार्टी है XYZ. X ने गुड्स सेल किया क्रेडिट पे Y को, तो X ने अपनी बुक में जो एंट्री की Y ने अपनी बुक में क्या एंट्री की, क्योंकि ड्रॉई के बारे में पूछ रहा है. Y ने एंट्री की X टू BP. तो अगर ये बिल डिसऑनर हो गया तो इसको क्या एंट्री करनी है, BP टू X. तो इसका मतलब ये क्रेडिट किसको करेगा, अपनी बुक्स में ड्रॉअर को करेगा. क्लियर है. नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड वेयर 32,000 वुड बी शोन on liability side of the balance sheet, on asset side of the balance sheet by way of a note with balance sheet not appeared anywhere. On asset side of the balance sheet. क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड. तो अगर बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड है 32,000 का, तो बट ऑब्वियस इतना आपने रिसीव किया होगा बैंक. तो ये कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में असेट साइड ही तो दिखेगा, बैंक में. नेक्स्ट, X send out goods to Y costing 3,60,000. Goods are to be sold at cost plus 25% on sales. The consignor asked consignee to pay an advance for an amount equivalent to 60% of the sales value. The amount of advance will be 3,60,000 का आपने गुड्स भेजा और उसको कितने पे सेल करेंगे, 125% पे. तो 3,60,000 का सीधे अगर हम 125% निकालें तो कितना आएगा, ये आएगा 4,50,000. और यहाँ पे कितना एडवांस मांगा गया है, 60%. किसका, सेल्स वैल्यू का. तो 4,50,000 का 60% कितना हो गया, 2,70,000. दैट इज C, 2,70,000. क्लियर. नेक्स्ट, X sends out certain goods to Y costing 1,50,000 at cost plus 25% on invoice price. 3/4 of the goods were sold by R at 1,76,000. Commission 5% up to invoice value and 10% of any surplus above invoice value. The amount of commission will be, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने पहले भी बताया है. देखो बोला है कि जितना इन्वॉइस वैल्यू है उसका 5%. तो इन्वॉइस वैल्यू कितना है, 1,50,000. कॉस्ट है, इसका पहले हम 125% निकालेंगे तो मेरे पास इन्वॉइस प्राइस आ जाएगी. निकालो इन्वॉइस प्राइस, यह आएगी 1,87,500. इसका हमने कितना सेल किया है, 3/4. निकालो इसका 3/4. इसका 3/4 है 1,40,625. देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कमीशन हम हमेशा किस पे देते हैं, जितना गुड सेल हुआ. तो अगर ये सेल हो रहा है 1,40,625 का गुड सेल हो रहा है तो इस पे 5% प्लस 10% ऑफ एनी सरप्लस अबव इनवॉइस वैल्यू. बेचा कितने पे, 1,76,000 पे. तो 1,76,000 माइनस 1,40,625, यही एक्सेस मिला है 35,375. इसका 10%, ये मेरा कमीशन है. निकाल लो कितना कमीशन आ रहा है, 1,40,625 का 5% प्लस 3537.5. आंसर आएगा 10,568.75. समझ आया, क्लियर है. नेक्स्ट, A purchased goods costing 2,60,000 for joint venture with B. B sold a major part of the goods at cost plus 25% on cost for 2,50,000. और balance of goods were taken over by B at cost less 10%. Find out profit or loss on joint venture. देखो 2,50,000 जो आपने सेल किया है वो कितने पे सेल किया, 125% पे. तो 100% कितना रहा होगा, 2 लाख. इसका मतलब इसमें से 2 लाख उसने मार्केट में सेल किया और 60,000 उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, जो कि लिखा हुआ है आगे. तो इस 2 लाख को उसने कितने पे सेल किया, 250 पे. इसका मतलब यहाँ से 50,000 का प्रॉफिट हो गया. और ये 60,000 वो खुद ले रहा है, वह टेकन ओवर बाय बी एट कॉस्ट लेस 10%. तो यहाँ 6,000 का लॉस हो गया, यहाँ 6,000 का हमें लॉस हो गया. तो ओवरऑल अगर प्रॉफिट देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 44,000. तो आंसर हो जाएगा सी. क्लियर है. नेक्स्ट, which of the following accounts are maintained in the joint venture when separate set of books of are maintained.
जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर अकाउंट और ऑल ऑफ द अबव। बट ऑब्वियस आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। रीजन बीइंग जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं तो हम जेवी अकाउंट भी बनाते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट भी बनाते हैं और को वेंचरर अकाउंट भी बनाते हैं। नेक्स्ट, at the time of preparation of final accounts, balance of bad debts recovered account will be transferred to, अभी हमने डिस्कस किया है पीएल अकाउंट। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, endowment fund receipt is treated as capital receipt, revenue receipt, either A or B, neither A or B। आंसर होगा ए, कैपिटल रिसीट। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में बोला अबाउट इंडाउनमेंट फंड रिसीट, एंड इंडाउनमेंट फंड रिसीट मतलब होता है अ काइंड ऑफ डोनेशन जहां डोनर ये स्पेसिफाई करता है कि आप इस पैसे को, इस डोनेशन को मेरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से या मेरी डायरेक्शन के हिसाब से खर्च करना। क्लियर? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आप इंस्ट्रक्ट करते हो कि हमने आपको डोनेशन दिया तो आपको ये डोनेशन कहाँ खर्च करना है, और बेसिकली वो स्पेसिफिक डोनेशन भी होता है, बट यहाँ पे आप स्पेशली ये गाइड करोगे कि कब कब कितना कैसा पैसा आपको खर्च करना है। तो कैपिटल रिसीट हो गया। नेक्स्ट, एनी डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटल फंड, स्पेशल फंड, ईदर ए और बी। कैपिटल फंड, बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कैपिटल फंड होता है उसी में हम ऐड कर देते हैं डोनेशन, दैट इज अपने कैपिटल फंड को बढ़ाते हैं, और कैपिटल फंड को बढ़ाना मतलब क्रेडिट करना। नेक्स्ट, income expenditure account shows subscription of 2,50,000. Subscriptions accrued in the beginning of the year and at the end of the year were 25,000 and 37,500 respectively. The amount of subscription received appearing in the receipt and payment account will be। अब देखो यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस दिया और बैक कैलकुलेशन हमें करने बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जिस चीज़ को ऐड करते हैं उसको लेस कर देंगे और जिसको लेस करते हैं उसको ऐड करेंगे। जैसे जो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, उसको लेस करते हैं, आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और क्लोजिंग को ऐड करते हैं तो क्लोजिंग को लेस कर देंगे। तो 2,50,000 प्लस 2,25,000 माइनस 37,500, तो आंसर आ जाएगा ए, 2,37,500। नेक्स्ट, which of the following transactions is not recorded in cash book? Bad debts recovered, prepaid expenses, trade discount allowed, or freight paid for acquiring an asset। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, रीजन भी हमसे पूछा है कैश बुक में नहीं इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश बुक में हम ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। इनफैक्ट ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि अगर सेल प्राइस 100 है तो हर किसी को 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। इसको कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि नरेशन में लिख के स्किप करते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, परचेज बुक, कैश बुक और पेटी कैश बुक, बट ऑब्वियस जर्नल प्रॉपर, क्योंकि सबसे पहले तो क्रेडिट परचेज हुआ है। अगर कैश परचेज हुआ होता किसी भी चीज़ का तो उसको हम कैश अकाउंट में डालते या कैश बुक में डालते, बट क्रेडिट परचेज हुआ है किसका, फिक्स्ड एसेट का। अगर मान लो फिक्स्ड एसेट की जगह क्रेडिट परचेज होता गुड्स का, तो कहाँ डालते, परचेज बुक में, बट क्योंकि फिक्स्ड एसेट है तो कहाँ डालेंगे, जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट अक्रूड मीन्स कैपिटल एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और कैश, बट ऑब्वियस प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि आपने एडवांस में पेमेंट किया है। नेक्स्ट, टिल द डिस्काउंटेड बिल इज पेड बाय द एक्सेप्टर इट रिमेन्स एज a contingent liability, a current liability, an asset or an expense। a contingent liability क्योंकि जब तक आप उसको पे नहीं कर देते, किसको, डिस्काउंटेड बिल को, तब तक वो कंटिजेंट लायबिलिटी होती है, जिसको हम फुट नोट में दिखाते हैं बैलेंस शीट के, क्योंकि उसका पेमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड रिमेन सेम ओवर द ईयर, डिक्रीजेज ईयर बाय ईयर, इंक्रीजेज ईयर बाय ईयर और फ्लक्चुएट, बट ऑब्वियस डिक्रीजेज ईयर बाय ईयर, क्योंकि WDV मेथड है। अगर मान लो पहले साल 10,000 है, इस पे इस साल 10% लगा तो 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो बैलेंस कितना बचेगा, 9,000। अब अगली बार 9,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो 900 डेप्रिसिएशन आएगा, तो हर बार आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिक्रीज करेगा, दैट इज बी। नेक्स्ट, goods purchased from Mr. A but wrongly entered in the account of Mr. B, the rectification of error will be in। अगर A गुड्स परचेज फ्रॉम ए से आपने खरीदा तो बेसिकली ए आपके लिए क्रेडिटर है, आपने ए की बुक्स में नहीं डाल करके उसको बी की बुक्स में डाला है, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा जीपी पे, नहीं। परचेजेस तो अभी भी उतना ही दिख रहा होगा। लेट्स से अगर हमने ए से 10,000 का परचेज किया है तो 2 परचेजेस में हम ए की जगह बी के नाम से दिखा रहे होंगे 10,000, तो उससे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं, दैट इज नो इफेक्ट ऑन जीपी। नेक्स्ट,
When cash received for services rendered in the past, owner's equity increases, cash asset increase, current asset increases, profit increases और none of the above. अगर हमने पास्ट में कोई सर्विस रेंडर्ड की होगी जिसके लिए हमें पैसा मिलना है और ना मिला हो, तो अक्रूड इनकम की तरह वो शो हो रही होगी कहाँ, बैलेंस शीट में. तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अक्रूड इनकम शो हो रही होगी. अब इसके बदले अगर आपको पैसा मिलेगा तो अक्रूड इनकम कट जाएगा और आपका कैश बढ़ जाएगा. मतलब अक्रूड इनकम डिक्रीज हो जाएगा और कैश इंक्रीज हो जाएगा. बट ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही करंट असेट है. तो ओनर्स इक्विटी पे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. क्या करंट असेट बढ़ेगा? नहीं. एक करंट असेट घटेगा तो दूसरा करंट असेट बढ़ जाएगा. तो नन ऑफ द अबव. नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द ड्रॉई, द ड्रॉवर, द पेई और द एक्सेप्टर. अगर हम नोटिंग चार्जेस की बात करें तो नोटिंग चार्जेस वो पे करता है जिसके पास ड्यू डेट पे या जिसके पास बिल था. तो हम क्या मानते हैं कि बिल हमेशा किसके पास होगा, पेई के पास. अगर ड्रॉवर है और पेई ना दिया होता तो ड्रॉवर के पास बिल होता. तो अगर पेई के पास बिल है तो कौन पहले पे करेगा, पेई पे करेगा. बाद में भले वो रिकवर कर लेगा ड्रॉवी से, बट पहले पेमेंट कौन करेगा, पेई पेमेंट करेगा. क्लियर है. अब पेई तो कोई भी हो सकता है. नेक्स्ट, the valuation procedure for stock is cost or NRV, whichever is lower. The procedure follows as per historical cost concept, going concern concept, money measurement concept और conservatism concept. आंसर विल बी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट. क्योंकि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको कोई भी एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉस दिख रहा है तो आप उसके लिए आज ही बुक्स में तैयारी करके चलो. जैसे लेट्स से अगर हमारी स्टॉक की कॉस्ट प्राइस 10 है एंड मार्केट प्राइस 12 है, तो हमें दिख रहा है कि 2 रुपये का हमारा फ्यूचर इनकम होगा. तो हम क्या करते हैं, इस 2 रुपये को इग्नोर करके 10 रुपये पे रिकॉर्ड करते हैं. बट अगर कॉस्ट प्राइस 10 है और हमें पता है मार्केट प्राइस 8 रुपये हो जाएगी, तो हमें दिख रहा है कि 2 रुपये का हमारा लॉस हो सकता है फ्यूचर में. तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 8 पे. सो दैट हम इस 2 रुपये के लिए अभी से तैयारी करके चलें, अपनी बुक्स को प्रिपेयर करके चलें. और ये कॉन्सेप्ट है एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, when income is recognized on cash basis and expenditure recognized on accrual basis, the system termed as accrual basis, cash basis, mercantile basis और hybrid basis. But obvious hybrid basis, क्योंकि hybrid basis of accounting में बताया गया है कि आप कुछ पोर्शन को शो करते हो कैश बेसिस पे और कुछ पोर्शन को शो करते हो अक्रूवल बेसिस पे. तो बेसिकली दो ही चीज़ होती है, एक तो होता है इनकम और एक होता है एक्सपेंस. तो इनमें से अगर कोई एक चीज़ आप एक बेसिस पे दिखा रहे हो और दूसरी चीज़ दूसरी बेसिस पे दिखा रहे हो तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड बेसिस, दैट इज मिक्स. क्लियर. वैसे जर्नली हम लोग बुक्स किस पे मेंटेन करते हैं, अक्रूवल बेसिस पे. एंड जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कैश बेसिस पे मेंटेन करते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट, which one is not considered as capital expenditure? Depreciation, architect fees, demolition cost और legal cost for buying property. अब अगर देखा जाए तो डेप्रिसिएशन भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, आर्किटेक्ट फीस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, डिमोलिशन कॉस्ट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, बट लीगल कॉस्ट फॉर बाइंग प्रॉपर्टी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. इसका मतलब क्वेश्चन होना चाहिए था विच वन इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज डी, लीगल कॉस्ट फॉर बाइंग प्रॉपर्टी. देखो डिमोलिशन कॉस्ट क्या होता है, डिमोलिश करना मतलब तोड़ना. तो ये किसी भी नए बिल्डिंग के लिए या नए एसेट के लिए नहीं होता है, जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसके लिए है. तो उस कॉस्ट को भी हम हमेशा क्या करते हैं, कैपिटलाइज नहीं करते, दैट इज रेवेन्यू में दिखाते हैं, अपने ट्रेडिंग पीएल में दिखाते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लीगल कॉस्ट फॉर बाइंग प्रॉपर्टी. और क्वेश्चन है विच वन इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड अ सूट ऑन फर्म्स फैक्ट्री साइट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड of 1 year by following the concept of consistency concept, cost concept, going concern concept और periodicity concept. But obvious periodicity concept, क्योंकि periodicity concept ये कहता है कि जब भी आप बुक्स मेंटेन करो तो आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए मेंटेन करो. वो 3 मंथ्स हो सकता है, वो 6 मंथ्स हो सकता है, 12 हो सकता है या 15 मंथ्स भी हो सकता है, या इनफैक्ट कई बार 18 मंथ्स भी होता है. बट आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बुक्स बनाओ सो दैट आप उसको कंपेयर कर सको एंड ईयर एंड पे या पीरियड एंड पे आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस भी पता चल सके. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. नेक्स्ट,
The trial balance checks nature of business, valuation of closing stock, correctness of cash in hand और arithmetical accuracy. आंसर होगा D, arithmetical accuracy, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बोला है और ट्रायल बैलेंस सिर्फ और सिर्फ यही बताता है कि क्या arithmetical accuracy है या नहीं, क्योंकि हम बोथ साइड सिर्फ बैलेंस करके ही उसमें देखते हैं और हमें ट्रायल बैलेंस से कुछ भी पता नहीं चलता. नेक्स्ट, errors in carry forward of closing balances from one year to another which affects nominal account, real account, personal account both B and C. सबसे पहले तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से एरर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस के फॉर्म में. तो देखो, नॉमिनल अकाउंट को तो आप कभी कैरी फॉरवर्ड करते नहीं हो, क्योंकि आप उसको सीधे सीधे कहाँ ट्रांसफर कर देते हो, आइदर ट्रेडिंग और पीएल में. एंड रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट की बात करो, जैसे असेट है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, पर्सनल अकाउंट में डेटर है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं. तो आंसर होगा बोथ बी एंड सी. Next, if a bill drawn on 13th July 2018 for 60 days, the payment must be made on. पहली बात तो ये बिल है तो इसमें 3 दिन का ग्रेस डेज मिलेगा. तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं. जुलाई में 31 डेज होता है जिसमें से 13 डेज ऑलरेडी निकल चुका है, बचा 18 दिन. तो 60 दिन में अगर 18 दिन हटा दें तो मेरे पास बचेगा 42 डेज. जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त का 31, तो ये बचा 11 डेज. तो ये अगर अगस्त ख़त्म हो गया तो 11 सितंबर प्लस 3 दिन का ग्रेस दिन, तो 14 सितंबर 2018 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू एज सर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, टू एज सर्टेन जीपी, टू एज सर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, टू एज सर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आंसर होगा टू एज सर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं इसका मतलब हम कोई भी प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं. और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हमें सिर्फ इतना पता करना होता है कि जो गुड्स हमने बनाया है, दैट इज़ जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर किया है, एक्चुअल में उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है. क्योंकि जब आपको कॉस्ट पता होगा तभी तो आप उसमें प्रॉफिट ऐड करके उसको मार्केट में सेल कर पाओगे. तो आंसर हो जाएगा टू एज सर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट और फंड फ्लो स्टेटमेंट. फंड फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ट्रेडिंग पीएल तो है, बैलेंस शीट भी है. ट्रेडिंग पीएल से क्या पता चलता है, ईयर एंड में कितना प्रॉफिट लॉस है. बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन. बट फंड फ्लो स्टेटमेंट कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट, any revenue expense for which a separate fund is available will be capitalized and shown in the balance sheet, debited to income expenditure account, debited to separate fund or none of the above. Capitalized and shown in the balance sheet, जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल है प्राइज फंड, अगर क्वेश्चन में तुम्हारे पास प्राइज फंड दिया है, उससे रिलेटेड प्राइज अवार्ड दिया है एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, लेट्स से, तो फिर इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालते हैं बल्कि बैलेंस शीट में प्राइस फंड से एडजस्ट कर देते हैं. तो आंसर होगा ए, कैपिटलाइज्ड एंड शोन इन द बैलेंस शीट. नेक्स्ट, डैश इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. गिव्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, keeps records in systematic manner, analyzes recorded data or as certain financial position of a business. But obvious answer होगा A, gives accurate information. अकाउंटिंग हम इसलिए नहीं करते कि हमें एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले, और मिलती भी नहीं है क्योंकि कई जगह आपका ओमिशन होता है, कंपनसेशन होता है, बहुत सारे एरर्स हो जाते हैं. बट अकाउंटिंग बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि एक सिस्टमैटिक मैनर में हम बुक्स मेंटेन कर सकें, डेटा रिकॉर्ड कर सकें, अपनी बैलेंस शीट के थ्रू फाइनेंशियल पोजीशन जान सकें. तो आंसर होगा ए. नेक्स्ट, which of the following is not a paper transaction? Charge of depreciation, discount received, bad debts written off और cash stolen from office. आंसर होगा D, cash stolen from office. रीज़न बीइंग कि जब ऑफिस से कैश चोरी होगा, थेफ्ट होगा, तो क्या उसके बारे में हमें पहले से पता होगा? नहीं. जब पता ही नहीं होगा तो हम उसको पेपर पे रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो आंसर हो जाएगा D. नेक्स्ट, which of the following is a capital expenditure? रिपेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट, डेमोलिशन कॉस्ट, लॉकर रेंट और एनुअल सब्सक्रिप्शन. बट ऑब्वियस एनुअल सब्सक्रिप्शन, क्योंकि रिपेयर्स और फिक्स्ड एसेट ये क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेमोलिशन कॉस्ट हमने बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लॉकर रेंट, अब लॉकर के लिए अगर मान लो आपने लॉकर फैसिलिटी ली है तो उसके लिए भी आप टाइमली रेंट पे करोगे, रेकरिंग नेचर का है, तो उससे आपकी कोई एसेट लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी. तो आंसर हो जाएगा एनुअल सब्सक्रिप्शन. मतलब पूरे साल में जो आप एक बार सब्सक्रिप्शन के लिए पेमेंट कर रहे हो तो वो एट अ टाइम पे कर रहे हो, वो रेकरिंग नेचर का नहीं होगा, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा. दैट इज डी. क्लियर? नेक्स्ट,
Advertising expenses for launching a new product of the company is revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure or deferred capital expenditure. इसका करेक्ट आंसर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले इसको ट्रीट किया जाता था डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे जो आप खर्चा करते हो आप ये मानते हो कि उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में मिलेगा, तो आप उसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हो। बट क्योंकि अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एज सच कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, तो आंसर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, डैश डज फुलफिल द फंक्शन ऑफ बोथ अ जर्नल अ लेजर। आंसर होगा कैश बुक, क्योंकि कैश बुक जर्नल में भी आएगी और कैश बुक लेजर में भी आता है। बाकी अगर देखोगे परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स पेबल बुक, तो बेसिकली ये सारी की सारी क्या है, सब्सिडियरी बुक्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की बात किया है तो हम लोग जो बैंक अकाउंट है उसको भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट बनाते हैं। और किस तरह का आर्टिफिशियल, दैट इज़ SBI अकाउंट, क्योंकि अगर हम SBI में अकाउंट खुलवा रहे हैं तो वो हमेशा मेरे नाम से अकाउंट खुलेगा, ऐसे तो नहीं खुलेगा कि SBI अकाउंट, मेरे नाम से अकाउंट खुलेगा, तो वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग साइकिल एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ द जर्नल लेजर, the trial balance, the financial statement और the closing entries record. The financial statement, जैसे ही financial statement बन गया, that is trading PL and balance sheet बन गया, हमारा एक accounting cycle खत्म हो जाएगा। Next, journal proper uses to record bad debts recovered, all cash purchases of assets other than goods, writing of bad debts और purchase of goods on credit। देखो bad debt recovered में basically पैसा आएगा तो ये कैश बुक में तुम्हारा रिकॉर्ड हो जाएगा। ऑल कैश परचेजेस अगेन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ये परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि उधार पे आप गुड्स खरीद रहे हो। बचा क्या, राइटिंग ऑफ बैड डेट। जब हम बैड डेट राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री करते हैं बैड डेट टू डेटर। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं है तो ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में, दैट इज C। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिपॉजिटेड ऑफ चेक इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड द बैलेंस इज लेस एज पर। देखो अगर कैश बुक और पासबुक बना, आपने एक चेक डिपॉजिट किया है बैंक में पर वो कलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ नहीं आया, इसका मतलब द बैलेंस इज लेस एज पर कैश बुक, कि पासबुक का जो बैलेंस है वो कैश बुक से कम होगा, दैट इज A। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ एंटिटी कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बट ऑब्वियस मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, रीजन बीइंग हमसे कह रहा है कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, पैसे से रिलेटेड नहीं है, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू मनी, मनी मेजरमेंट नहीं है, तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ दिया है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट, नरेशन इज गिवन एट द एंड ऑफ, देखने की भी जरूरत नहीं है, ईच जर्नल एंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट। अगर हम बात कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट की, मशीनरी, रेंट, कैश, क्रेडिटर, आंसर होगा D क्रेडिटर, क्योंकि पहला 3 तो हमारा रियल अकाउंट है और क्रेडिटर किसी पर्सन को डिनोट करता है तो पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट, 5000 incurred for upgradation of computer by installation of 128 MB RAM is revenue expenditure, deferred revenue expenditure, capital expenditure, none of the above। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रीज़न बीइंग इस खर्चे से आपका कंप्यूटर का अपग्रेडेशन हो रहा है। अपग्रेडेशन मतलब कि उसकी यूज़फुल लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ऐसे खर्चे का बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा। और ऐसे खर्चे रेकरिंग नेचर के नहीं होते हैं और ऐसे खर्चों से आपके असेट लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो आंसर होगा C कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल, तो अगर हमने रीसेल के लिए गुड्स खरीदा है तो हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, करंट असेट की बात कर रहे हैं, है ना। अगर हमने कोई गुड्स खरीदा किस पर्पस से, बेचने के पर्पस से, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का खर्चा है जो आप साल में बार बार करने वाले हो। चलेंगे आगे, देखो नेक्स्ट, Kera insurance claim received on account of machinery damaged completely by fire is capital receipt, revenue receipt, capital expenditure और revenue expenditure। capital receipt, इस पे हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट,
An expenditure is capital in nature when the receiver of the amount is going to treat it for the purchase of fixed assets, it increases the quantity of fixed assets, it is paid as interest on loans for the business, or it maintains fixed assets. आंसर होगा बी, इट इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड असेट, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला है और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि नॉन रिकरिंग नेचर का होगा एंड जिससे असेट इंक्रीज हो या लायबिलिटी डिक्रीज हो, तो इट इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अगर फिक्स्ड असेट्स की क्वांटिटी बढ़ रही है इसका मतलब उसका फायदा आपको नो डाउट एक साल से ज्यादा के लिए मिलेगा, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, अ विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू, सीधे एंट्री पास करो, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने पहले भी बताया था कि अगर गुड्स का विड्रॉल करेंगे तो ड्रॉइंग टू परचेज होगा, कैश का करेंगे तो ड्रॉइंग टू कैश। क्रेडिट पूछा है, आंसर होगा सी, कैश अकाउंट। नेक्स्ट, कैश बुक इज अ फॉर्म ऑफ लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस और ऑल ऑफ द अबव। लेजर क्योंकि कैश बुक कैसे बनता है, कैश अकाउंट जैसा ही बनता है, जहाँ पे यहाँ डेबिट इंक्रीज होगा और क्रेडिट डिक्रीज होगा, ऐसे ही तो कैश बुक भी बनती है। तो बट ऑब्वियस कैश बुक किसका फॉर्म हो गया, लेजर का, दैट इज ए। नेक्स्ट, अ सेल ऑफ गुड्स टू लक्ष्मण फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू, कैश पे बेचे हो तो सीधे सीधे एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू सेल। उधार पे दैट इज क्रेडिट पे बेचे होते तो लक्ष्मण टू सेल, तो आंसर हो जाएगा बी, कैश अकाउंट, क्योंकि डेबिट पूछा है, क्रेडिट नहीं। नेक्स्ट, the debts written off earlier as bad subsequently recovered are debited to PL account, credited to bad debt recovery account, credited to trade receivable account और credited to debtor account। अगर bad debt recovered हुआ है तो आप एंट्री क्या करते हो, आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, तो सिंपली यही चीज़ पूछ रहा है कि अगर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड हुआ तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बैड डेट रिकवरी अकाउंट को, दैट इज बी। Next, which one of the following is an external cause for depreciation? Overuse, abnormal occurrence, time element, obsolescence। But obvious obsolescence क्योंकि बाकी तीन तो internal cause हैं, external पूछा है बाहर से जो अफेक्ट करता है, तो obsolete होना मतलब क्या हो गया कि जब आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, आपकी जो मशीन है उसके फीचर्स पुराने हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका asset depreciate कर जाता है, दैट इज उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। On which of the following asset depreciation is charged on depletion method? Goodwill, plant and machinery, land and building और wasting asset like mine and quarries। अगर depletion method की बात करें तो ये लगता है wasting asset पे like mine and quarries। Goodwill depreciate नहीं होती बल्कि amortize होती है। प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन लगता है बट SLM या फिर बाकी WDV मेथड फॉलो कर सकते हैं। लैंड पे बेसिकली नहीं होता बट लैंड एंड बिल्डिंग पे भी SLM और WDV फॉलो करते हैं, बट वेस्टिंग असेट्स पे डिप्लीशन मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट, इफ अ सम ऑफ 1500 रिसीव फ्रॉम डेटर हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स देन प्रॉफिट वुड शो एन इंक्रीज ऑफ 1500, प्रॉफिट वुड शो अ डिक्रीज ऑफ 1500, असेट्स वुड शो अ डिक्रीज ऑफ 1500 और नन ऑफ द अबव। बट ऑब्वियस अगर डेटर से हमें पैसा मिला और हमने उसको नहीं रिकॉर्ड किया तो एंट्री क्या हुई होगी, एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश टू डेटर, मतलब एक तुम्हारा जो करंट असेट है एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा। अगर ये पूरी एंट्री नहीं पास की तो बट ऑफिस इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ना प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ना असेट पे, तो आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, if goods worth 1750 returned to supplier is wrongly entered in sales return book as 1570, then GP will decrease by 3320, GP will decrease by 3500, GP will increase by 3320 और नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 3140। सबसे पहली चीज़ जो हमने पहले भी बताई थी कि बाई साइड जितने भी आइटम होते हैं लाइक बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, इनका जीपी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि ये बढ़ेगा तो जीपी भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। बट अगर यहाँ की चीज़ों की बात करें जैसे टू परचेज है, टू ओपनिंग स्टॉक है, इनका जीपी के साथ कैसा रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है कि ये बढ़ेगा तो जीपी घटेगा, ये घटेगा तो जीपी बढ़ेगा। तो अब देखो एक गुड्स जो आपने रिटर्न किया था सप्लायर को, वो गलती से कहाँ रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न में। तो अगर परचेज रिटर्न है तो बाई परचेज रिटर्न होना चाहिए 1750, तुमने ये नहीं किया तो अगर इस साइड वैल्यू कम आ रही है इसका मतलब जीपी भी घट करके दिख रहा होगा इतनी वैल्यू से, और उसकी जगह तुमने सेल्स रिटर्न दिखाया तो टू सेल्स रिटर्न, क्योंकि बाई सेल्स रिटर्न होता है तो बट ऑफ सेल्स रिटर्न टू साइड आएगा। तो अगर ये साइड बढ़ करके दिख रहा है तब भी तुम्हारा जीपी घट करके दिख रहा होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो सिंपली 1750 प्लस 1570 दैट इज 3320
से आपका जीपी घट करके दिख रहा होगा, दैट इज जीपी विल डिक्रीज बाय 3320। बस आप लोग को रिलेशन याद रखना है कि किसके साथ इसका कैसा रिलेशन है। नेक्स्ट, which of the following errors affects the agreement of a trial balance? Mistake in balancing an account, omitting to record a transaction entirely in the subsidiary book, इससे तो बट ऑब्वियस नहीं ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा क्योंकि पूरा ओमिशन हुआ है। रिकॉर्डिंग ऑफ अ रॉन्ग एंट्री इन द सब्सिडियरी बुक, इससे भी ओमिशन नहीं होगा क्योंकि एंट्री पूरी पूरी गलत पास की है। पोस्टिंग एन एंट्री ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि करेक्ट साइड है, तो अगर डेबिट में डालना था तो उसको डेबिट में ही डाला गया है। तो आंसर होगा ए, दैट इज मिस्टेक इन बैलेंसिंग द अकाउंट। अगर अकाउंट बैलेंस करने में आपने गलती की है तो उसकी वजह से नो डाउट आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, difference in bank balance as per passbook and cash book may arise on account of checks issued but not presented, checks issued but dishonored, checks deposited not credited by bank or all of the above, but obviously all of the above क्योंकि बोल रहा है पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस किसकी वजह से अराइज हो सकता है, इनमें से किसी भी वजह से। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आइटम्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक? मिस्टेक इन कैश बुक, मिस्टेक इन पासबुक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। देखो ये जो लास्ट तीन है ये तो हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में ही दिखाते हैं, पर जो भी कैश बुक में गलती हुई है उसको हम एडजस्टेड कैश बुक में करेक्ट करते हैं और उसका जो बैलेंस आता है उसको ट्रांसफर करते हैं बीआरएस में, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, काशी ड्रॉज अ बिल ऑन श्याम फॉर 5000 एंड काशी इंडोर्स्ड इट टू राम, राम इंडोर्स इट टू राहुल, द पेई ऑफ द बिल विल बी। काशी ने बिल ड्रॉ किया तो काशी के पास बिल था, काशी ने किसको दिया? राम को, राम ने किसको दिया? करण को, नहीं राम ने दिया है राहुल को, तो बट ऑब्वियस राहुल के पास बिल है तो राहुल को ही पैसा मिलना है, या फिर कह लो पेई कौन है? जो कि होल्डर है ड्यू कोर्स में उस बिल का, या फिर कह लो जिसको पैसा मिलना है, बट ऑब्वियस राहुल, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, ऑन रिसीट ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंसाइनर द कंसाइनी डेबिट्स विच ऑफ दीज अकाउंट्स? परचेज अकाउंट, गुड्स अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट और नन ऑफ द अबव। कह रहा है कि जब आपको गुड्स मिलता है किससे? कंसाइनर से, तो कंसाइनी किस अकाउंट को डेबिट करता है? बट ऑब्वियस किसी को नहीं, क्योंकि कंसाइनी अगर बात करो तो कंसाइनी अपनी बुक्स में ना सिर्फ क्या करता है? कंसाइनर का ही अकाउंट बनाता है और कुछ नहीं करता है वो, क्योंकि उसको इससे मतलब होता है कि यहाँ से कितना गुड्स आया और इसको कितना गुड्स वापस करना है, या फिर कितना उसमें से हमने सेल किया, तो बट ऑब्वियस नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, the consignment accounting is made on the following basis but obvious accrual basis, क्योंकि अगर कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो ये भी जस्ट लाइक पीएल ही है, जहाँ पे भले आपको कोई पैसा रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, आपने एक्सपेंस पे किया हो या ना किया हो, आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हो। नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट, रीजन बीइंग जॉइंट वेंचर अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाता है? पीएल में। जो भी आपका बैलेंस आता है वो आप कहाँ ट्रांसफर करते हो? प्रॉफिट लॉस में, तो बट ऑब्वियस वो कैसा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, इफ अनसोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 इज टेकन ओवर बाय वेंचर एट 15,000 द जॉइंट वेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, जितने से आप लेकर के गए हो उतने से ही तो क्रेडिट होगा, दैट इज 15,000। था कितने का भी, बट आपने कितने पे कैरी फॉरवर्ड किया? 15,000 पे। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट ओनली, ट्रेडिंग अकाउंट ओनली। कहाँ अपीयर कर रहा है? ट्रायल बैलेंस के विद इन अपीयर कर रहा है, इसका मतलब उसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट होगा और वो एक ट्रीटमेंट कहाँ होगा? बैलेंस शीट में। अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर शो कर रहा होता तो आंसर क्या होता? ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग? इट इवेलुएट्स द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द होल बिजनेस, based on monetary transaction of the enterprise, reports are always subject to statutory audit और reports are as per requirement of management, but obvious आंसर डी होगा, क्योंकि अगर हम लोग अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो अकाउंट्स में सारी चीज़ें ऑडिटर के हिसाब से होती हैं, ना कि मैनेजमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? अगर करेक्ट की बात करें तो पहला इक्वेशन तो गलत है, तीसरा इक्वेशन भी गलत है, दूसरा इक्वेशन देखो अगर लाइबिलिटी को इस साइड ले आए तो ओनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट हो जाएगा, एंड डी देखो असेट इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, तो आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं ना, ओनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई द पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग, किसकी बात कर रहा है, पर्सनल अकाउंट की। सैलरी पेबल अकाउंट, दैट इज ये आउटस्टैंडिंग है। टैक्स पेड अकाउंट, इसकी बात करें तो ये नॉमिनल अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये रियल अकाउंट है। ट्रेडमार्क अकाउंट, ये रियल अकाउंट है। आंसर होगा सैलरी पेबल अकाउंट, दैट इज ए, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि अगर कोई भी प्रीफिक्स एडेड है बिफोर नॉमिनल अकाउंट तो उसको क्या बना दिया जाता है, पर्सनल अकाउंट। और वो भी किस तरह का पर्सनल अकाउंट है, ये जहां आउटस्टैंडिंग है, ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके लिए हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है, आप वहां से ये टॉपिक क्लियर कर लेना, हम उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जहाँ पे बैंक और कैश दोनों अफेक्ट हो। सेल्स गुड्स टू वाई, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाई टू सेल्स हो गया। गो डाउन रेंट पेड बाय चेक, तो सिंपली क्या हो जाएगा, रेंट टू बैंक। रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, रिसीव हो रहा है पैसा, तो कैश टू मान लेते हैं कि डेटर। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बैंक पे डिपॉजिट हुआ है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है जहाँ बैंक और कैश दोनों अफेक्ट होता है, दैट इज डी। नेक्स्ट, व्हेन ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली और मैच, two errors, those are compensating each other, a transaction recorded twice, taking balance to the wrong side in the trial balance, or if an entry is totally missed, but obviously क्योंकि अगर आपको डेबिट में ले जाना था और आप क्रेडिट में ले गए तो वो कभी भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होने देगा, पर बाकी सारे केसेस में देखोगे तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, an entry of 1560 has been debited to a debtor's personal account at 1650, it is an error of, यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, टोटलिंग एरर की है, या कैरी फॉरवर्ड एरर किया है, या हमने अमाउंट को गलत ट्रांसफ़र किया है। तो इस तरह के एरर को हम क्या कहते हैं, कमीशन एरर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स पे भी हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है, वो क्लास आप देख लेना, सो दैट आपको इन चारों एरर्स के बारे में डिफरेंस बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। एंड इसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, amount set apart to meet loss due to bad debt is a provision, appropriation, reserve और commission, but of this provision, क्योंकि provision क्या होता है, एक expected loss जो कि आपको फ्यूचर में होने वाला है, बस ये है कि आप उसकी अमाउंट एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपने जितनी भी अमाउंट कैलकुलेट की होगी उससे ज़्यादा भी लॉस हो सकता है, उससे कम भी लॉस हो सकता है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू इट्स कंटिन्यूअस यूज इज ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन। अगर आप असेट यूज़ कर रहे हो लगातार और उसकी वजह से उसकी वैल्यू घट रही है तो डेप्रिसिएशन वही तो है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन अ बैड डेट इज रिकवर्ड, करंट असेट डिक्रीजेस, डेटर्स बैलेंस डिक्रीजेस, प्रॉफिट इंक्रीजेस और ओनर फंड डिक्रीजेस। अगर बैड डेट की बात करें तो बैड डेट अगर रिकवर हो रहा है तो हम एंट्री क्या करते हैं, अगर बैड डेट रिकवर हो रहा है तो हम कहाँ डालते हैं, पीएल में बाई साइड डालते हैं, बाई बैड डेट रिकवर्ड। तो इससे क्या होगा, हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, आंसर हो जाएगा प्रॉफिट इंक्रीजेज। नेक्स्ट, विच बैलेंस इज नॉट कंसिडर्ड फॉर क्लोजिंग एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस फॉर ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, सैलरी एंड वेजेस, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन पेड और कैश इन हैंड, बट ऑब्वियस कैश इन हैंड, क्योंकि इसका रूल हम बता दें कि हमारे पास ये जो 3 अकाउंट है, पहला रियल अकाउंट, फिर पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट को हम कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ बेटा, ट्रेडिंग एंड पीएल में, बट रियल और पर्सनल का जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा है कि ट्रेडिंग पीएल में किस किस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो सैलरी वेजेस एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, कमीशन पेड एक्सपेंस है, इन तीनों को ट्रांसफ़र करते हैं। कैश इन हैंड असेट है, दैट इज़ रियल अकाउंट है, इसको ट्रांसफ़र नहीं करते ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, select correct journal entry to rectify an error. An amount of 10,000 withdrawn by owner for personal use debited to trade expenses account. आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर पैसा विड्रॉ किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्रॉइंग टू कैश, पर आपने गलती से एंट्री क्या की है, ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश। इसको रिवर्स करेंगे तो कैश टू ट्रेड एक्सपेंसेस हो जाएगा, क्योंकि आपको उसको नलीफाई करना है ना। तो अब ये पहली और ये तीसरी एंट्री अगर हम इसको कंपेयर करें तो मेरा आंसर आएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट, Messrs AB Enterprises has bank balance 8800 as per cash book and the followings were found. सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कैश बुक है,
ये पासबुक है, इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ पाएगा। 8800 बैलेंस है एज पर कैश बुक। अच्छा, अब कह रहा है 3 चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर 5800 बट ओनली 1 चेक फॉर 2000 वॉज क्लियर्ड। इसका मतलब यहाँ 5800 हमने दिखाया होगा और यहाँ कितना दिख रहा है 2000, इसका मतलब 3800 आपको क्या करना है, माइनस करना है। नेक्स्ट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1250 वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश बुक एज 1520। मतलब यहाँ जो अमाउंट 1250 दिख रही है, यहाँ कितनी दिख रही है 1520। तो अगर 1520 दिख रही है तो जो डिफरेंस है उसको हमें क्या करना होगा, इधर ले जाके कैंसिल करना होगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज अ बैलेंस एज पर पासबुक, कि पासबुक का क्या बैलेंस होगा। सिंपली 8800 माइनस 4070, आंसर आ जाएगा 4730। क्लियर। नेक्स्ट, हाउस बिल्डिंग एडवांस ऑफ 2 लाख पेड टू एम्प्लॉइज, it is a asset, revenue expenditure, capital expenditure और deferred revenue expenditure, but obvious asset क्योंकि loans and advances है। Next, claims against company pending in court case, it is a current liability, current asset, contingent liability और unseen loan। कंटेंजेंट लाइबिलिटी क्योंकि इसको हम बैलेंस शीट में हमेशा फुट नोट में दिखाते हैं। एंड अगर क्लेम पेंडिंग है कोर्ट केस में तो वो कोर्ट केस हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, तो हम उसको क्या लेके चलते हैं, कंटेंजेंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो ट्रांसफरेबल हो, तो करेंसी नोट क्योंकि प्रोमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, क्रॉस चेक है, ये आप चाहो तो किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हो, बट करेंसी नोट नहीं। Next, which one of the following is not the feature of a joint venture business? Co-venture may or may not contribute initial capital. It has limited duration. It is done for a specific purpose. Profit or loss on joint venture is shared as per their capital ratio. अगर हम पहला 3 का बात करें तो ये तो फीचर्स हैं क्योंकि लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है और कोई चाहे कैपिटल कंट्रीब्यूट करे चाहे ना करे। बट जो पीएल है उसको शेयर किया जाता है कैपिटल रेशियो में, ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये कंट्रीब्यूट होगा या कह लो शेयर होगा। नेक्स्ट, डेल क्रेडिटर कमीशन इन कंसाइनमेंट बिजनेस इज जनरली पेबल ऑन, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये होगा टोटल सेल्स। वैसे तो डेल क्रेडिटर कमीशन किसके लिए होता है, फॉर बैड डेट, बट दिया किस पे जाता है, हमेशा टोटल सेल्स पे। नेक्स्ट, देयर आर 250 मेंबर्स इन द श्री कृष्णा क्लब वेयर एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 500। ड्यूरिंग 16-17 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 97,500 and subscription receivable is 47,500. What amount of subscription received in advance during 16-17? सबसे पहले तो देखो बेटा 16-17 का टोटल होना कितना चाहिए, 250 इंटू 500, तो टोटल होना चाहिए 1,25,000, जिसमें से 47,500 वो कह रहा है कि नहीं मिला इस साल। तो टोटल इस साल का कितना मिलना चाहिए, 77,500, पर मिला कितना 97,500, इसका मतलब 20,000 हमें एडवांस मिला है। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर द जॉइंट वेंचर द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज परचेज अकाउंट, जेवी अकाउंट, वेंचर्स कैपिटल अकाउंट और ईदर परचेज अकाउंट और जॉइंट वेंचर अकाउंट। बट ऑब्वियस डी, परचेज अकाउंट भी हो सकता है डेबिट और जॉइंट वेंचर अकाउंट भी डेबिट हो सकता है। नेक्स्ट, द अबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू, देखो जो हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं इसी में हम लोग बाई अबनॉर्मल लॉस दिखाते हैं, तो बट ऑब्वियस आंसर होगा सी, कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर कैटेगराइज्ड एज पर कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और टाइम पीरियड। देखो गोइंग कंसर्न में हमने ये चीज़ एकदम क्लियर की थी कि क्योंकि हम मान करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा, तो उस केस में आप अपने असेट्स को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अगर आप ये मानो ही ना, अगर आप ये मानो कि इसी साल आपका बिजनेस बंद हो जाएगा तो सब कुछ आप कहाँ दिखाओगे, बट ऑब्वियस ट्रेडिंग पीएल में, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल में क्या दिखाते हैं, करंट ईयर का खर्चा। तो आप तो यही ना मानोगे कि जो भी खर्चा आपने किया है, चाहे वो असेट खरीदने के लिए किया है, चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए किया है, वो सब क्या होगा, करंट ईयर के लिए है, तो वो सब ट्रेडिंग पीएल में हम डाल करके खत्म कर देते। बट हम ऐसा नहीं करते ड्यू टू गोइंग कंसर्न। हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत सालों तक चलेगा, इसलिए हम असेट को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिक्स्ड असेट एंड करंट असेट। नेक्स्ट, an expenditure is in capital nature when
The receiver of the amount is going to treat it for the purchase of fixed asset. It increase the quantity of fixed asset. It is paid as interest on loan for the business. It maintains a fixed asset. But ऑब्वियस बी अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था इसको. नेक्स्ट, कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक. सब्सिडरी बुक एंड अ लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट नन ऑफ द अबव. बोथ, क्योंकि ये सब्सिडरी बुक का भी पार्ट है और लेजर अकाउंट भी होता है, क्योंकि हमने बोला कि कैश बुक जैसे बनता है सेम वही चीज़ तो कैश अकाउंट भी होती है. नेक्स्ट, द पीरियोडिकल टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू. देखो सेल्स रिटर्न बुक है तो एंट्री हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर. तो चाहे तो इसका डेबिट दिया हो चाहे डेटर का क्रेडिट दिया हो. तो देखो डेबिट दिया है डेटर का तो वो नहीं हो सकता. दैट इज आंसर होगा बी, डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट. नेक्स्ट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ रियल अकाउंट. जो हमने गुड्स भेजा है उसको हम क्या मानते हैं, रियल अकाउंट, क्योंकि बेसिकली एक तरह का क्या हो गया, असेट हो गया. गुड्स की बात करें या स्टॉक की बात करें तो वो तो असेट ही है ना. नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आइटम्स आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम वो चीज़ दिखाते हैं जो रेवेन्यू नेचर की हो, दैट इज रेकरिंग नेचर के एंड करंट ईयर से रिलेटेड हो. तो आंसर हो जाएगा सी, ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर पर्टेनिंग टू द पीरियड ऑफ अकाउंट्स. पर्टेनिंग मतलब जो करंट ईयर से रिलेटेड हो. बी भी हो सकता था बट बी में बोला है कि जो रिसीव्ड हो, बल्कि इनकम एक्सपेंडिचर में हम रिसीव्ड नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि वो करंट ईयर से रिलेटेड है. फिर भले वो रिसीव हुई हो या ना हुई हो, हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हम बुक्स बनाते हो ऑन बेसिस ऑफ अक्रूअल कंसेप्ट. नेक्स्ट, इनकम टैक्स ऑफ द सोल ट्रेडर पेड इज शोन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट और नन ऑफ द अबव. अगर इनकम टैक्स सोल ट्रेडर से रिलेटेड है तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये अपना पर्सनल खर्चा है. तो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, दैट इज डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट, नरेशन आर गिवन एट द एंड ऑफ बट ऑफ इज ईच जर्नल एंट्री. नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज अ कैपिटल रिसीट, क्योंकि इसको हम लोग बैलेंस शीट में हमेशा लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस. और नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा फीस है जो लाइफ टाइम में एक ही बार पे किया जाएगा, बार बार पे नहीं किया जाएगा. दैट इज रेकरिंग नेचर का नहीं है, नॉन रेकरिंग नेचर का है. नेक्स्ट, अ बैड डेट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट. रेवेन्यू रिसीट क्योंकि फिर से हम बता रहे हैं कि पीएल में हम कहाँ दिखाते हैं, बाई साइड, बाय बैड डेट रिकवर्ड, यही ना करते हैं. तो ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट ही तो है. नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट एंड गेन, लॉस और एक्सपेंसेस बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, बट ऑब्वियस सी बोथ ए एंड बी. प्रीपेड रेंट इज अ, अगर हम प्रीपेड की बात करें तो प्रीफिक्स ऐड हो रहा है बिफोर नॉमिनल अकाउंट, तो आंसर होगा बी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, उससे ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको. नेक्स्ट, परचेजेस बुक इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड. पहले भी बताया कि अगर परचेजेस बुक है तो उसमें परचेज होना चाहिए किससे रिलेटेड, गुड्स से, और वो भी उधार पे, दैट इज क्रेडिट पे. तो आंसर होगा सी, ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स. द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन सेल्स बुक इज इनवॉइस सेंट आउट. जो इनवॉइस हमने भेजी है उसी इनवॉइस के बेसिस पे तो हम सेल्स बुक में एंट्री पास करेंगे. अगर ये परचेजेस होता परचेज बुक में तो फिर इनवॉइस रिसीव्ड जो होती उसके बेसिस पे हम एंट्री पास करते. नेक्स्ट, लेजर कंटेन वेरियस अकाउंट्स इन इट, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है. नेक्स्ट, परचेज प्राइस ऑफ मशीन इज 8,90,000, फ्रेट कार्टेज दिया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया है, इंश्योरेंस चार्जेस दिया है एंड रेसिडुअल वैल्यू दिया है. एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स और एसएलएम के बेसिस पे आपको डेप्रिसिएशन निकालना है. तो देखो अगर परचेज प्राइस 8,90,000 है, फ्रेट एंड कार्टेज उसी के साथ लगा होगा तो उसको भी कैपिटलाइज करेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस उसके साथ लगा होगा तो उसको भी कैपिटलाइज करेंगे, बट इंश्योरेंस चार्जेस को कैपिटलाइज नहीं करते. -40,000 जो रेसिडुअल वैल्यू है डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि एसएलएम है तो हर साल का डेप्रिसिएशन सेम आएगा, दैट इज ए 1,77,400. जब आपने मशीन खरीदा तो जितना भी फ्रेट कार्टेज इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो तो आप उसमें कैपिटलाइज कर दो, बट इंश्योरेंस चार्जेस हम कैपिटलाइज नहीं करते. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फॉर फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नोन एज बुक वैल्यू. हम लोग तो बुक ही वैल्यू बोलते हैं ना उसको. नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 272 रिटर्न बाय लाला पास्ड थ्रू द बुक्स एज
722। इन द रेक्टिफिकेशन एंट्री सबसे पहले देखो गुड्स कितना आपने रिटर्न किया है, रिटर्न्ड बाय लाला। अगर लाला ने रिटर्न किया है कितने का, 272 का, रिटर्न्ड बाय लाला मतलब सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न टू लाला 272 से होना चाहिए था, बट हमने किया कितने से, 722 से। इसका मतलब लाला को डेबिट करेंगे, कितने से डेबिट करेंगे, जो डिफरेंस आएगा दैट इज लाला विल बी डेबिटेड बाय 450। क्लियर। नेक्स्ट, when preparing a BRS, if you start with debit balance as per cash book, check sent to bank but not collected should be। अगर हमने कैश बुक बनाया और पासबुक बनाया, हम कहाँ से स्टार्ट करें, ये साइड से। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, हम यहाँ पे तो रिकॉर्ड कर चुके हैं बट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो बट ऑब्वियस हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दैट इज बी डिडक्टेड। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिसीव्ड, इसका भी डिस्कशन पहले हुआ है, बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ ड्यू डेट। जिसके पास लास्ट डेट पे या ड्यू डेट पे बिल होगा उसी को पैसा मिलता है। विच ऑफ दीज इज आर रेकरिंग और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट की बात किया है तो गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस, क्योंकि ट्रांजिट इंश्योरेंस, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, लोडिंग अनलोडिंग ये सब हम लोग दिखाते हैं ट्रेडिंग पार्ट में, और बाकी गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस कहाँ दिखाते हैं, PL पार्ट में। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ 240 सेंड टू कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। द लोडिंग अमाउंट विल बी, देखो इनवॉइस वैल्यू कितनी बेटा 2,40,000 है, और ये एक्चुअल में कितनी प्राइस है, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब ये 120% है। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 20% का कैलकुलेशन कर लो, आंसर आएगा A 40,000। नेक्स्ट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, रीजन बीइंग कि इसका जो बैलेंस आता है वो हम ट्रांसफर करते हैं आइदर इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ द पेटी कैश इज असेट, क्योंकि पेटी कैश की बात कर रहे हैं। पेटी कैश बेसिकली क्या होता है कि जो आप जूनियर अकाउंटेंट को देते हो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, जैसे स्टेशनरी के लिए, प्रिंटिंग के लिए एंड सो ऑन, तो वो उसका बैलेंस भी कहाँ दिखाते हैं, असेट में ही दिखाते हैं। लास्ट, एंडाउनमेंट फंड रिसीट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, पहले भी डिस्कशन हुआ है इस पे। एंडाउनमेंट फंड रिसीट मतलब एक ऐसी रिसीट या एक ऐसा फंड या एक ऐसा डोनेशन जहाँ पे आपको डोनर ये स्पेसिफाई करता है कि इस पैसे को अब उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से खर्च करना, तो बट ऑब्वियसली किस तरह का रिसीट है, कैपिटल रिसीट, क्योंकि ये नॉन रेकरिंग माना जाएगा। क्लियर। ये सारे क्वेश्चंस आपके CMA फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इतने ही क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट की प्रैक्टिस मैट में दिए हुए थे। तो अकाउंट्स का आज लास्ट सेशन था हमारा। अगर इससे रिलेटेड कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।